नमो नमः। कक्षा नवम के सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भारत एक सामान्य परिचय। हम आज इस कालखंड में भारत की जो एक सामान्य परिचय है, भारत की जो बनावट है, स्थिति है, इस पर पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, जो इस अलग से कहना चाहिए विशिष्टता प्रदान करती है। यह जो भाग है पूरे एशिया भाग से अलग दिखाई देता है, चारों ओर से अभेद्य है। उत्तर में भी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो वह एक उपमहाद्वीप जैसा प्रतीत होता है। अब मानचित्र में देखेंगे, पुस्तक में मानचित्र में देखेंगे तो पूरे भारत जो है एशिया महाद्वीप में एक अलग ही प्रकार से विशिष्टता प्रदान करती है। इस प्रकार से यद्यपि चारों ओर से अभेद्य है, तो अब कहना चाहिए दूसरे महाद्वीप के लोग हमारे इस एशिया महाद्वीप में या भारत में कैसे आए, क्योंकि चारों ओर से अभेद्य। उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो चूंकि हिमालय पर्वत जो उत्तर से पश्चिम की ओर धनुषाकार स्थिति में जो घिरा हुआ है, उसमें कई दर्रे हैं, तो उधरी से ही उत्तर पश्चिम से अफ्रीका से कुछ लोग घूमते घामते भोजन की तलाश में यहाँ आए, यहाँ पर बस गए, यहाँ के जो संस्कृति में घुल मिल गए या अपने संस्कृति के साथ यहाँ पर मौजूद रहे। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत की स्थिति, बनावट, आकार, उसका क्षेत्रफल आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ की गहरी घाटियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार, जिसको एक प्राचीनतम भूखंड कहा गया है, जो हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। वहीं राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। मेघालय के मार्शिल राम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसा है यहाँ की जो स्थिति, यहाँ की जो बनावट, यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता है। ये भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे पर आधारित हैं, अर्थात कालांतर से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। मानचित्र में देखेंगे तो अलग से एक स्वतंत्र भौगोलिक चित्र दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट ये हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। इसके उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं, जो पश्चिमी म्यांमार की बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। अब मानचित्र पर देखेंगे तो जो काली लकीर के द्वारा जो दिखाई गई जो ऊंची और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएं से एशिया से भारत को अलग करती है। पुस्तक में आप मानचित्र में देख सकते हैं जो काली लकीर से घिरा हुआ है,
इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उठती लहरें लगातार टकराती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य एवं दुर्गम है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि आप देखेंगे उसमें मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक ख्याति, इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती तथा दक्षिण भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता। तो ऐसा माना जाता है कि यह हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि ये भी नहीं होती और न ही इनसे निर्मित विस्तृत मैदान ही होते। तो इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास हुआ। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन की तलाश और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिम एशिया के रास्ते से भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश और भोजन की तलाश में इस भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। तो सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद्य बनाती है। तो वे लोग यहाँ पहुँचे कैसे। उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य हैं, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद हैं। घाटियाँ और दर्रे, जो दर्रे उसको कहते हैं, एक इस पहाड़ से एक वो जो पर्वत रहता है इस पार से उस पार जा सकते हैं, जो रास्ते रहते हैं उनको कहते हैं दर्रा। तो इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। इसमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शांत पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में बस गए या फैल गए। तो इनका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा कर सकती हैं तो वहीं रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे और कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखे। अलग अलग संस्कृतियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। तो इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। अब देखते हैं भारत की स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देश। सबसे पहले भारतीय स्थिति, भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक, वह इसका क्षेत्रफल कितना, इस पर
जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 डिग्री से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 66 अंश 7 से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.47% है। संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.47% है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। देश को 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये हमारे भारत की स्थिति है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं यह अंतर बढ़ता जाता है। सोचें ऐसा क्यों होता है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसलिए यह दिन रात की अवधि बराबर होती है। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, 82.30 ये जो पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से जाती है, बीचों बीच पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से जाती है। यह हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न अर्थात प्रधान देशांतर रेखा है। इसके समय के अनुसार देश का मानक समय निर्धारित होता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क का गठन किया गया है। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से जो संगठन है दक्षिण भारत। तो भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को, भारतीय सीमा के विषय को लेकर भारत के विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी मतभेद रहा है, अब भी चल रहा है। जो आए दिन भारत और चीन के साथ विवाद, पाकिस्तान के साथ विवाद देखने को मिलता है। तो नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। तो जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। अब देखते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला व भाषा और साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। एक बात और समझ लीजिए कि जो हमारा जो संस्कृति है, जो जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, संस्कृति हमारे रहन सहन, खान पान, सोच विचार, पहनावा, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र के प्रगति का सूचक है, जबकि
संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं लगभग 1600 हैं। जो भारतीय इस भाषा में जो भारतीय क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा है 1600 है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्मों और संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले भी हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की स्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे, धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भागों में विस्तृत हुए, फैल गए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। इन्हीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मिरी, डाकला इत्यादि 600 से भी अधिक विभिन्न जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात, राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है, नगण्य है। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता अपार है। जरूरत यह है कि हम चाहे किसी धर्म, भाषा व समुदाय के हों, दूसरे या दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए। तो ये भारत की जो एक सामान्य परिचय है उपमहाद्वीपीय बनावट विविधता में एकता और यहाँ की स्थिति विस्तार, पड़ोसी देश और यहाँ की जो संस्कृति के संबंध में जानकारी प्राप्त किए, पढ़ें। आगे कालक्रम में इसके भारतीय उपमहाद्वीप को प्राकृतिक स्वरूप पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।